अच्छा, जब आप पार्टिकुलरली एमकॉम की बात करके हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें जो मेजर चीज़ हमारे पास आ जाती है, वो अकाउंटिंग की आ जाती है। वैसे स्पेशलाइज़ेशन अगर हम करते हैं, इसमें हमारे पास फाइनेंस भी आ जाता है, बैंकिंग भी आ जाती है, हमारे पास मार्केटिंग भी है, मैनेजमेंट भी है। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे चूँकि लिंक कर रही होती हैं, एमबीए वगैरह के साथ भी लिंक कर रही होती हैं, तो पार्टिकुलरली एमकॉम के हवाले से जो एक फर्स्ट साइन लोगों के ज़हन में आ रहा होता है, वो अकाउंट्स के हवाले से आ रहा होता है। और अकाउंट्स के हवाले से एज़ ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊँ प्रैक्टिकली भी, कि आप लोगों ने जब आप फील्ड में जाएँगे, ऑफ कोर्स जितने भी आप सारे स्टूडेंट्स हैं, इनमें से शायद चंद एक ऐसे हों जो कि प्रैक्टिकली फील्ड में ना जाए, वो भी फीमेल्स होंगी, ठीक है। बाकी तो मेल्स तो ऑलमोस्ट सारे ही 100% ऑलमोस्ट 100% उन्होंने फील्ड में जाना ही जाना है, और ऑलमोस्ट 90% उनकी फील्ड यही होगी अकाउंट से रिलेटेड। और फीमेल्स जो मार्केट में जाएंगी और वर्किंग करेंगी, तो ऑफ कोर्स उनकी भी चांसेस हैं, ये फील्ड यही। देखिए, प्रेजेंटेशन के वाले से जितनी बातें थी वो सारी यही थी कि आपको जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करना होता है। और दूसरा अकाउंट्स के वाले से बात ये है कि आपकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि अगर आप से अकाउंट्स के हवाले से कोई भी बात पूछे, तो आपको एटलीस्ट उसका हाउ नो एक्सपर्ट कोई भी नहीं होता, 100% किसी को भी नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता 100%, और ना ही कोई एक्सपर्ट होता है, वो शाज़ नाज़िर होता है। लेकिन आपको कम से कम एटलीस्ट हाउ नो होनी चाहिए। शुरू में जब हमने लेक्चर्स पढ़े, तो मैंने आपको शुरू में बेसिक से ही मैंने आपको सारा पढ़ाया, यानी कि जब आप मैट्रिक के बाद आईकॉम लेवल पे जाते हैं, तो मैंने तब से आपको डेबिट, क्रेडिट और एंट्रीज और ये तमाम प्रोसीजर मैंने आपको बताया, और उसकी रीज़न भी यही बनती। अब हमने ये बुक पढ़ते गए, और उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक्स भी आते गए, हम उसको पढ़ते गए और समझने की कोशिश करते गए। अब जो आज हमारे पास टॉपिक है, वो उसी से रिलेट कर रहा है कि हमारे पास जो बैंकिंग सेक्टर है सॉरी, ये ना खांसी वाला सिस्टम चलता रहेगा अभी भी, मैं इसलिए आराम आराम से बोल रहा हूँ, तेज नहीं बोल रहा, ताकि गला ज्यादा खराब ना हो जाए, तो उससे परेशान नहीं होना। अच्छा, बहरहाल बैंकिंग की जो हमारी अकाउंटिंग है, बैंक्स वाले अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उनकी ट्रांजैक्शंस क्या है होती है, ठीक है, उनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है, उनके लॉस क्या है, ठीक है, और हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस है कि किन बेसिस पर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, इसमें रिस्क, बैंक्स के साथ कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड है, यानी कि जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई एक शॉप ओपन करते हैं, कोई एक डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करते हैं, कोई फैक्ट्री आप लगाते हैं, कोई इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, ठीक है, कुछ भी आप करते हैं, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उसके साथ कोई ना कोई लाजमन रिस्क होता है। आपको लॉस का रिस्क तो हर सूरत में होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रिस्क ऐसे होते हैं जो कि आपके हर बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसी तरह जो बैंकिंग की फील्ड में जो आते हैं बैंक्स के हवाले से, उनके साथ कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड है बैंक के साथ, ठीक है, और बैंक के वाले से फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर होती है, इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास क्या क्या चीजें, हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। चैप्टर इंतहाई इजी है, कोई ऐसा इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले वो कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बैंक। अच्छा, जब मैंने बी कॉम किया था, तो उस वक्त तो बैंकिंग का एक सब्जेक्ट होता था, पूरा एक सब्जेक्ट होता था, और 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता, और हमने तो उसमें बैंक के हवाले से बहुत सारी चीजें, ऑफ कोर्स पूरा सब्जेक्ट था तो पूरी बुक्स थी और सारा कुछ था। आई डोंट नो अब आपके पास जो आपके जो सिलेबस है और जो प्रीवियस आपने बी कॉम में पढ़ा है, उसमें क्या आपने बैंकिंग पढ़ी है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेरे ख्याल में खत्म भी हो गए थे। हाँ हाँ जी, उसमें तो होगा बैंकिंग एंड फाइनेंस का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग फाइनेंस में होगा, मनी बैंकिंग, हाँ जी बिल्कुल, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस सबने पढ़ा है, ठीक है। तो बैंकिंग क्या है, देखिए, आजकल के हमारे दौर के अंदर कोई भी आप काम कर ले बिजनेस के हवाले से, अच्छा बिजनेस के से हटकर, बिजनेस से हटकर भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, फाइनेंशियली कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, आप किसी शॉपकीपर के पास गए और वहां पर आपने उन्हें कैश दिया और वहां से आपने सामान परचेज कर, अब ये तो है नॉर्मल रूटीन के अंदर जो हमारे पास, जो हमारे गली मोहल्लों के अंदर जो शॉपकीपर्स हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, अब हम आते हैं बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ। अब वहां पर क्या है, आपके डेबिट कार्ड चल रहे हैं, आपके क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स है तो क्या है,
उनकी जो तनख्वाहें हैं वो क्या है, वो बैंक के थ्रू आ रही है। पेंशन्स क्या है, बैंक के थ्रू आ रही है। बिजनेस में जितने भी आपके लेन देन है वो सारे क्या है, बैंक्स के थ्रू हो रहे हैं। यानी कि आजकल के दौर के अंदर जितने भी मेजर जो मामलात हैं आपके, वो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू हो रहे हैं। मेजर मीन्स मेजर फाइनेंशियल मैटर्स जितने भी आपके हो रहे हैं वो सारे कितने बैंकिंग सेक्टर्स के थ्रू हो रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट देख ले, जितने भी मामला फाइनेंशियली तौर पर जो भी वो रन कर रही है वो क्या है, वो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू ही हो रहा है। स्टेट बैंक्स के थ्रू हो रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू वो कर रहे होते हैं। डॉलर्स को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वो भी बैंकिंग सेक्टर्स के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है। सट्टेबाजी भी होती है, आपके जो मनी एक्सचेंजेस हैं उनको भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि जितना भी काम हो रहा वो सारा किसके थ्रू हो रहा है, वो आपके बैंकिंग सेक्टर्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है। अगर आप एक लम्हे के लिए ये सोचें कि आपके बैंक्स को क्लोज कर दिया गया, आपके बैंक्स को क्लोज कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है आज के दौर में कि आप फाइनेंशियली तौर पर आप मामलात को या मुल्क को आप इसको रन कर सके? बहुत पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि यूं समझ ले कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है हमारा, ये इसने हमारी जड़ों में बैठ गया है। हमारी हर फील्ड के अंदर आपने इंपोर्ट करनी है, बैंकिंग के अलावा आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। एलसीज ओपन बैंकिंग के अलावा हो ही नहीं सकते। आपने एक्सपोर्ट करनी है, बैंकिंग सेक्टर के अलावा हो ही नहीं सकता। आपने इंटरनेशनल ट्रेड करनी है, बैंकिंग सेक्टर के अलावा हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल के दौर में, सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए, अब ये इम्पोर्टेंस तो आपको पता चल गई कि बैंकिंग सेक्टर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है, रफ आइडिया आपको दे। अब हमने ये देखना है कि हम सब लोग गवर्नमेंट भी, अदर पर्सन्स भी, हम सब बैंक से फायदा उठा रहे हैं। हम बैंक को यूज करते हैं और उससे उसका फायदा उठाते हैं। हम एटीएम कार्ड यूज कर रहे होते हैं, हम बिजली के बिल है, स्विगी गैस के बिल है, यूटिलिटी बिल जितने भी है हम वो पे कर रहे होते हैं, हम शॉपिंग कर रहे होते हैं। इवन हमने अब अपना जो मोबाइल लोड है वो भी बैंक पे करना कर दिया, जो ऑनलाइन ऐप के थ्रू हमारे आजकल चल रहा है। अच्छा, ये सारे तो फायदे बैंक से हैं। अब बैंक को क्या फायदा, कोर्स है तो आप सभी जानते हैं आज के दौर के हैं कि अगर आप किसी से फायदा उठा रहे हैं तो कोई आपसे भी फायदा उठाएगा। ये तो लेन देन के मामलात हो रहे होते हैं। ठीक है। अब बैंक क्या कर रहे होते हैं, बैंक उसके बदले में बहुत सारे ट्रांजेक्शन कुछ ऐसे भी कर रहे होते हैं जिससे कि बैंक्स को फायदा। अब बैंक्स को फायदा क्या होगा, अब ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बैंक क्या करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, ठीक है, और उसके बदले में लोगों को इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है। जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनके से क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं कि आप हमारे पास पैसे रखवा लें और उसके बिहाफ पे हम आपको इतना इंटरेस्ट पे करें, और फिर बैंक वही पैसा दूसरे लोगों को उधार पर दे देते हैं। अब अगर हम एक दूसरे से पैसा उधार लेना चाहें तो हम एक दूसरे पर इतना ज्यादा बिलीव नहीं करेंगे। हम कहेंगे नहीं यार, पता नहीं ये बंदा पैसे वापस करता है या नहीं तो उसके लिए क्या हुआ, बैंक एक दरमियान में सालसी का रोल अदा कर रहा होता है, प्ले कर रहा हो, जो कि हमें नहीं पता होता। हमने क्या करना है कि जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है वो बैंक के पास जाए और वहां पर अपने पैसे रखवा ले और उसके बदले में वहां से इंटरेस्ट जनरेट किया जाता है और उनको इंटरेस्ट मिलता है, वो प्रॉफिट के बाद में उनको पैसे मिल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको के पैसों की जरूरत, वो फिर क्या करते हैं, वो लोगों से लेने की बजाय वो बैंक से पैसे लेते हैं और फिर उसके बदले में बैंक को इंटरेस्ट पे कर। अब ये जो इंटरेस्ट बैंक लेता भी है और देता भी है, इसके दरमियान में गैप, और वही जो गैप है वो ही बैंक की आम। अब हम लोग जो कि बैंक से इस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो, ना ही हमें बैंक का कोई इंटरेस्ट से कोई लेना देना है, ना ही हमें किसी और चीज से कोई गर्ज होती है, लेकिन हम भी जो बैंक की जो खिदमात है, जो सर्विसेज है, वो हम अवेल कर रहे होते हैं। बैंक को उसका क्या फायदा हो? देखिए, जितना ज्यादा कस्टमर बढ़ता है बैंक का, उतना ज्यादा बैंक का जो वर्थ है वो बढ़, और उसी कस्टमर को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो फैसिलिटीज है वो बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक। अब ये सारा जो चैप्टर है हमारा, ये इसी चीज पर ही घूमेगा कि बैंक्स ने कैश कैसे जनरेट करते हैं, इंटरेस्ट कैसे जनरेट करते हैं, इंटरेस्ट अलाउ किस तरीके से किया जाता है, फिर उसकी आमदनी के और कौन कौन से तरीके हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या इंटरेस्ट के अलावा भी बैंकिंग के आमदनी के कोई और तरीके हैं?
और कोई ऐसा ने कह दिए नो, ठीक है, वेरी गुड। और कोई कार सेलिंग, हाँ वसीम, गुड, हाँ बाइक भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप ये कह लें कि वो ट्रेडिंग भी कर रहा है बैंक, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बैंक ऑलवेज रन ऑन इंटरेस्ट। देखिए आप दोनों की बातें ठीक, लेकिन मैं इस पे थोड़ी सी चीजें मजीद ऐड करता हूँ। बैंक्स की अदर सोर्स इनकम हो, इंटरेस्ट एक मेन फैक्टर है, बिल्कुल है, लेकिन इसके अलावा बैंक के पास और भी सोर्सेज हैं जहां से वो कैश जनरेट कर। मिसाल के तौर पर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की, बैंक ने उसके चार्जेस काट, बैंक चार्जेस के नाम पर उसके चार्जेस काट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बैंक ने क्या किया, बैंक ने डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर आपसे चार्जेस ले लिए। इसी तरह एटीएम कार्ड आपको इशू किया, उसके नाम पर आपसे चार्जेस ले लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैंक क्या करता है, बैंक जब देखता है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर मिलियंस ऑफ रुपीस बैंक के पास मौजूद है और आगे कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसको कि हम लोन दे सके और वहां से भी इंटरेस्ट जनरेट हो सके, तो बैंक क्या करता है, बैंक इसको फिर इन्वेस्ट करता है। बैंक क्या करता है, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करता है और फिर उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट जनरेट करता है। वो क्या कर सकता है, वो किसी और बैंक में भी इन्वेस्ट कर सकता है, वहां से डिविडेंड की सूरत में भी लिया जा सकता है, वो प्रॉपर्टीज भी परचेज कर सकता है। मुख्तलिफ नेचर्स होती है। तो ये भी एक नेचर ही है, जैसे अभी कहा किसी ने कि वो कार या मोटरसाइकिल वगैरह ये चीजें, अब ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है। पहले वो परचेज करेगा और फिर उसको आगे सेल आउट करेगा, वहां से भी उसको बहुत सारा पैसा जनरेट हो जाता है। हाँ जी, यही मैं कह रहा हूँ कि वो जो इस्लामिक बैंकिंग है उनका तरीकाकार यही चल रहा है, जो वो कहते हैं कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वो सूद वाले मामलात में नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सारा चैप्टर अच्छा इस पर हो जाएगा, ये तो क्योंकि कैश जनरेशन हो गई। अब उसके बाद हो गए इनके एक्सपेंडिचर वगैरह, बैंक के एक्सपेंडिचर वगैरह के हैं, और फिर उसके बाद इसकी जो ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसमें हमारी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम्स हैं, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आएगी, यही हमारा चैप्टर है जो कि मैंने अभी आपको करीबन ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है। अब इसको देख लेते हैं, इस पे मजीद अगर कोई बात है। तो यहाँ पर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है। देखिए वो स्टेटमेंट जो कि आपके बिजनेस की पोजीशन को लोगों को बताती है कि इस वक्त इस बिजनेस की ये पोजीशन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेट। उसमें बिजनेस की पोजीशंस को बताने के लिए आपके पास इनकम स्टेटमेंट भी होती है, बताते हैं कि इनकम कितनी हुई, हमारे पास एक्सपेंडिचर हमारे पास कितने हुए, हमारे पास बैलेंस शीट होती है और बताती है कि हमारे एसेट्स कितने, लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास चेंज इन इक्विटी होती है और हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आज भी जो स्टूडेंट्स बता रहे थे, वो शायद शायद से यकीनन उन्होंने इस चीज को पढ़ा भी नहीं होगा, जो उन्होंने खुद प्रेजेंटेशन और उनके उन्होंने बनाई है। अगर उनको पढ़ लेते तो उनको पता चल जाता कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या 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 कुछ आता है और क्या कुछ नहीं आता और उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये सारी चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास सिर्फ कैश से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं वो हमारे पास आते हैं, ठीक है। तीन इसके नॉर्मली हिस्से होते हैं, ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कैश फ्लो स्टेटमेंट के वाले। अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस यही होता है कि हमने जो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है। अच्छा, मेन पर्पस तो यही होता है कि आपने बताना होता है कि कंपनी की बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त क्या है। अच्छा, उसके साथ साथ हमने कंपैरिजन भी करना होता है कि पिछले साल इस बिजनेस की इस कंपनी की क्या सिचुएशन थी, पोजीशन थी और इस साल क्या है, ये पिछले 5 इयर्स में क्या था और इस साल क्या। तो ये आपस में कंपैरिजन भी करने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे होते हैं और उस साल की पोजीशन पता करने के लिए कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि जो इन्वेस्टर है उनको गाइड किया जा रहा होता है कि आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है, ये हमारा बिजनेस है, इसके अंदर हम इतने अच्छी हमारी पोजीशन चल रही है और हम इतना डिविडेंड दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो उसके वाले से भी हमारी मैनेजमेंट इंतहाई ज्यादा जरूरी होती है। अगर यहाँ पर खसूसियात दी हुई है, ये तो जाहिर बात है। देखिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर व्यू हो, उस पर कोई एम्बिगियस ना हो, कोई मुबहम चीजें ना हो, कोई छुपी हुई चीजें ना हो।
कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो आपका फाइनेंशियल यूज़र है, जो आपके मार्केट के अंदर के लोग हैं, जो कि आपका आपके बिज़नेस की फाइनेंशियल पोज़ीशन को सर्च कर रहे हैं, वो ऐसा ना हो कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएँ, वो उनको समझ ही ना, उनको पता ही ना चले, क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, कितनी इनकम है, ठीक है? उसमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, उनको बिल्कुल अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एसेट्स क्या हैं, कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं और इनकम कितनी हुई है, प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है, डिविडेंड कितना वो पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस वगैरह क्या है, ये सारे बिल्कुल उसपे क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ जी, यूज़र्स कौन-कौन से मैंने आपको बताया, इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, वो यूज़र होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो देखना चाह रहे होते हैं कि कंपनी की इस वक़्त असल पोज़ीशन क्या है। एम्प्लॉइज़, अच्छा एम्प्लॉइज़ जो से हैं वो उनका जो फ़ायदा होता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, वो ये होता है वो वेट सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोज़ीशन बहुत अच्छी जा रही है और इसमें वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कंपनी को, वो क्या करते हैं वो डिमांड करते हैं हमारी जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ाई जाए, हमें बोनस दिए, हमारे जो अलाउंसेस हैं उनको बढ़ाया जाए। सबसे पहले तो जो एम्प्लॉइज़ के हवाले से है वो तो यही हो जाता है। दूसरा क्या होता है, वो देख रहे होते हैं फ्यूचर के हवाले से, वो देखते हैं अगर तो कंपनी की फाइनेंशियल पोज़ीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो वो रिटेन करेंगे वहाँ पर। उस फर्म में वो रिटेन करें, उस बिज़नेस में वो रिटेन करें। अदरवाइज़ वो क्या करेंगे, वो वहाँ से लीव कर जाएँगे और किसी ऐसी फर्म में जाएँगे जिसकी फाइनेंशियल पोज़ीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। प्रैक्टिकली भी जब आप फील्ड के अंदर जब आप जाएँगे, तब आप लोग देखेंगे कि आप लोग खुद भी इवन मैं भी सारे ही हम लोग स्विच करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसलिए ताकि फाइनेंशियली तौर पर हमें उसका फ़ायदा हो सके, जिसकी फाइनेंशियल पोज़ीशन बेहतर होती है, उस फर्म की तरफ मूव कर जाता। अच्छा उसके अलावा अदर बैंक्स हैं, ऑफ कोर्स जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी इस चीज़ को वॉच आउट कर रहे होते हैं कि आपके जो कॉम्पिटिटर है उसकी इस वक़्त क्या पोज़ीशन है। मिसाल के तौर पर कोक वालों को पता होता है पेप्सी वालों की क्या पोज़ीशन है। पेप्सी वालों को पता है कि कोक वालों की क्या पोज़ीशन है इस वक़्त। इसी तरह एचबीएल को पता है यूबीएल कितने पानी में है और उसकी फाइनेंशियल पोज़ीशन क्या है और इसी तरह मीज़ान बैंक वालों को भी पता होगा कि एचबीएल की क्या ये एक दूसरे को भी वॉच आउट कर रहे होते हैं ताकि उस हिसाब से वो पॉलिसीज बना सके। कस्टमर्स ऑफ कोर्स जो वहाँ के कस्टमर्स हैं, अब जस्ट लाइक मिज़ान बैंक की बात की थी, तो मिज़ान में क्या कर रहा होता है अपने कस्टमर्स को ऑब्लाइज कर रहा होता है कि ठीक है जी ये हमारे कस्टमर, उनके कस्टमर कौन है, उनके जो अकाउंट होल्डर है वही उसके कस्टमर्स है, ठीक है, चाहे वो छोटा अकाउंट होल्डर है, चाहे वो बड़ा अकाउंट होल्डर है, चाहे वो लाखों के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाहे करोड़ों की कर रहे हैं, चाहे वो हजारों मिनट्स कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या है वो एक कस्टमर है, ठीक है। इसी तरह हम लोग भी अब क्या कर रहे होते हैं, कस्टमर्स एज ए कस्टमर अगर हम इसको देखें तो हम वॉच आउट कर रहे होते हैं कि यार मिज़ान बैंक की पोजीशन क्या है। मिसाल अगर हम बिजनेसमैन हैं और हमारा बिजनेस ऐसा है जो कि मिलियंस के अंदर है या ट्रिलियंस के अंदर है और क्या हम किसी ऐसे बैंक के अंदर पैसा रखवाएंगे जो कि लॉस में जा रहा हो और खतरा हो कि ये लिक्विडेट हो सकता है, कभी भी नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो वो एज ए कस्टमर भी इस चीज को वॉच आउट किया जाता है कि हमने भले ही वो बैंक ही है, उसकी सेफ्टी मेजर्स भी है, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी क्या है कि हम ऐसे बैंक में पैसे रखवाएंगे जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो, जो कि ऑन गोइंग कंसर्न हो, जिसका पता हो कि यार ये अभी चलेगा, ठीक है। इस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी है, वो भी इस चीज को वॉच आउट कर रहे होते हैं, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देख रहे होते हैं। बैंक के वाले से देखा जाए तो हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वही इस चीज को वॉच आउट कर रहा होता है बैंकिंग सेक्टर को। अब देखिए गवर्नमेंट इस पर तो बहुत ज्यादा पेट भी हो गया है कि गवर्नमेंट के हवाले से, सो स्टेट बैंक के हवाले से। अब देखिए जो पेंशनर्स वगैरह के हवाले से काम हो रहा है वो क्या है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है नेशनल बैंक, ठीक है। पहले जो फौजी, जो हमारे फौजी हजरात हैं, आर्मी पर्सनल, उनको क्या होता था पोस्ट ऑफिस के थ्रू पेंशन वगैरह दी जाती थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि उसको भी ऐसे ऐसे शिफ्ट करके नेशनल बैंक की तरफ मूव करवाया जा रहा है। तो क्या है उनका एक बिलीव है किस पर, अपने ही बैंक पर, नेशनल बैंक पर, ठीक है। उसको वो प्राइवेटाइज को उस तरीके से नहीं कर रहे। अच्छा दूसरी चीज ये है, अब ऐसा ऐसा गवर्नमेंट इस चीज को भी कंसिडर कर रही है कि हम नेशनल बैंक के थ्रू किसी भी अकाउंट के अंदर कोई भी अगर पेंशनर अकाउंट भी है तो वहां पर भी हम उसको पेंशन दे सकते हैं। अच्छा इसके अलावा गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म की स्कीम जारी करती है, जस्ट लाइक अपना घर स्कीम है, या येलो कैप स्कीम थी, या ग्रीन कैप स्कीम थी, उसपे आपको बुलान या राबी या अपना घर के हवाले से 3-3 मरले का या 5 मरले का जो घर उन्होंने बनाने के लिए दिया, अपना घर स्कीम वगैरह,
ये भी किया, ये उन्होंने बैंक्स के थ्रू ये सारा काम किया, और बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के बाद ही गवर्नमेंट उन बैंक्स को अलाउ करती है कि ठीक है जी, आप हमारे इस स्कीम का हिस्सा बन सकते। ठीक है, वो वही है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स क्या होता है कि उन्होंने प्रिडिक्ट करना होता है फ्यूचर के वाले से, कि अगर बिलफर्ज इस साल उन्होंने हमें 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया है और पिछले साल इन्होंने 20 दिया था, तो क्या आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि अगले साल 10 से भी कम होने के चांस है। लेकिन अगर इस साल उन्होंने हमें 50 रुपए डिविडेंड दिया है और पिछले साल लास्ट ईयर उन्होंने 20 रुपीज दिया था, तो इसका मतलब है कि इस साल वो डबल से भी ज्यादा डिविडेंड पे कर, और अगले साल एक्सपेक्टेड है कि वो इससे भी ज्यादा डिविडेंड पे करेंगे। जनरल पब्लिक भी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल लॉज रूल्स कौन कौन से हैं, जो हमारे पास IFRS हमारे सॉरी है। अच्छा, देखें जी, इस बारे में आपने पूछा था पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर्स के हवाले से, कि फ्यूचर के हवाले से मैंने आपको बताया था कि वो एक आइडिया लगा रहे होते हैं फ्यूचर में आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। दोनों सूरतों में वो एक आइडिया लगा रहे थे, कि प्रॉफिट की सूरत में भी और लॉस की सूरत में, क्योंकि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज का आइडिया लगाते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अच्छा, इसके अलावा ये मिसाल के तौर पर HPL है, बैंक ने HBL बैंक ने 20 रुपए लास्ट ईयर प्रॉफिट दिया था, और इस साल उसने 10 रुपए प्रॉफिट दिया है, और रुमैसा ये चाह रही थी कि मैं HBL के शेयर परचेज करूं, 1 लाख के शेयर परचेज करूं। तो जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी तो कहेगी, ओहो, ये तो प्रॉफिट आधा हो गया, 50% हो गया, क्या रुपैसा उसमें इन्वेस्ट करेगी? कभी भी नहीं करेगी। लेकिन अगर यही HPL बैंक है, पिछले साल उन्होंने 20 रुपए का पर शेयर डिविडेंड दिया था, और इस साल उन्होंने 50 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिए हैं, और रुमैसा क्या करना चाह रही है? इन्वेस्ट करना चाह रही है, उसके शेयर परचेज करना चाह रही है HPL के, तो देखेगी, ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो डबल से भी ज्यादा इस दफा उन्होंने डिविडेंड दिया है, और एक्सपेक्टेशन भी यही है फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए कि आगे भी वो प्रॉफिट बढ़ाए। तो ये है सारा सिलसिला। अच्छा जी। अच्छा, बेसिस कौन कौन सी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की? सबसे पहली चीज जो कि हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे थे, और आप लोगों ने इसको भी पढ़ा भी था, और आपने असाइनमेंट भी बनाई है इस पर, IFRS पर। सबसे पहली जो बेस बन रही होती है, ठीक है, जो सबसे पहली बेस बन रही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से, इवन अकाउंट्स के हवाले से ही, अगर आप शुरू से ही लेकर चले इस बात को, इवन ट्रांजेक्शन से भी लेकर चले, तो वो क्या होते हैं? हमारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। अगर आपने कोई छोटी सी ट्रांजेक्शन भी की है, तो जो उसका डेबिट क्रेडिट का जो भी क्राइटेरिया सेट किया गया है, वो किसकी तरफ से सेट किया गया है? स्टैंडर्ड की तरफ। अब जैसे ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की बात करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, आपके पास आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। अच्छा, उस पे आप क्या करेंगे? आपने एसेट के हवाले से बात होगी, आपकी लायबिलिटीज के हवाले से बात होगी, अब इनकम स्टेटमेंट्स के हवाले से बात करेंगे, तो हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर की बात होगी। अब हम इन सब चीजों को किस तरीके से रिकग्नाइज करते हैं, मतलब क्या है कि हमने इनको किस तरीके से डील करना है। एसेट्स को हमने कैसे लिखना है, लेफ्ट साइड पे लिखना है या राइट साइड पे लिखना है, लायबिलिटीज और कैपिटल को हमने कहाँ पर लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हमने कहाँ पर लिखना है, ये सारा हमें क्राइटेरिया कौन बताएगा? ये हमारा IFRS बताएगा। और उसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हमने क्या बनानी है? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है, और उनकी प्रेजेंटेशन भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है गोइंग कंसर्न से मुराद ये है कि ऐसी फर्म जो कि एक्सपेक्टेड है कि ये चलती रहेगी, इसको लिक्विडेट होने का कोई खतरा नहीं है, इसके बंद होने का कोई खतरा नहीं है, ये इसकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है? एंटिटीज एबिलिटी कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, कि वो कंटिन्यू करेगी, जारी रहेगी। ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान की पोजीशन हुई पड़ी है। ठीक है। अच्छा, बेसिक प्रिंसिपल कौन से हैं आपके पास? अप्रूवल बेसिस प्रिंसिपल है। ठीक है, तो उस पे क्या करना है आपने? जो अपनी ट्रांजेक्शन करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अलावा, आपने जो अकाउंटिंग की जो बेसिक्स यूज करनी है, वो आपकी कौन सी होगी? वो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग होगी। ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन के अंदर कंसिस्टेंसी, क्या आप उसको लिंक करें प्रीवियस के साथ। ठीक है। और अगर आप जब उसके साथ लिंक कर रहे होंगे प्रीवियस के साथ, और आपने अगर कोई चेंज आया है, तो उसको भी आपने डिफाइन करना है, बताना है कहाँ पर चेंज आ रहा है। अच्छा, मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? कि मटेरियलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी अमाउंट जो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पेक्ट करे, उस पर असरअंदाज हो, तो क्या कहते हैं? मटेरियल अमाउंट कहते हैं, कि ऐसी अमाउंट जो कि
आपके फाइनेंशियल पोज़ीशन को चेंज कर सकती है, उसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली ला सकती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचर की हो। और अगर कोई इस तरह का मटेरियल मैटर है, ठीक है? तो वो आपने क्या करना है, अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको प्रेज़ेंट करना है और उसको लिखना है, ठीक है? ऑफसेटिंग का मतलब क्या है कि आपकी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वगैरह के हवाले से है, आप उसको खुद ब खुद अपनी तरफ से ऑफसेट नहीं कर देंगे, खत्म नहीं कर देंगे, ठीक है? जब तक कि आपको स्टैंडर्ड या उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो उसके बारे में ना कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जैसे अच्छा जी, information comparative information shall be disclosed in respect of the previous period for all the amount reported in the financial statement in respect of previous period। हाँ जी, आपने previous period मिसाल के तौर पर पिछले साल अगर आपने कोई एसेट्स वगैरह परचेज किए थे और इस साल भी आपने वो ही एसेट्स आपने परचेज करने हैं, तो आप क्या करने होते हैं, आप उसको कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है? कि पिछले साल हमने इतने का लिया था और इस साल हमने इतने का लिया है। इसी तरह जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, तो स्टैंडर्ड क्या कह रहा होता है आपको कि आपने कंपैरिजन करना है। उसका फॉर्मूलेट मेरे ख्याल में आगे इन्होंने दिया भी हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। तो उसकी एक साइड पर जो एक कॉलम है वो आपका प्रीवियस ईयर लिखा होता है, मिसाल के तौर पर 2021, और इधर लिखा होगा 2022। तो एक ही बैलेंस शीट का जो प्रेजेंटेशन होगी, उसी के अंदर आप प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के अमाउंट्स भी लिख रहे होंगे और इस साल की बैलेंस शीट के अमाउंट्स भी लिख रहे होंगे। ये आगे आएगा तो फिर आपको मजीद का समझ आ जाएगी कि कंपैरेटिव एनालिसिस क्या मुराद है। यार बताते नहीं हो आप लोग, इसको बड़ा कर लें। अच्छा, क्वेश्चन क्वेश्चन भी आए हुए हैं, क्या क्वेश्चन है भाई? ज़ोएब, आपको ये सारी बातें समझ नहीं आई? हाँ, देखिए, फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब मैंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि जैसे स्टैंडर्ड ने आपको कहा है आपने वैसे ही प्रेजेंटेशन करनी। आपने अपनी तरफ से डेबिट क्रेडिट नहीं लिख देना। आपने एक साफ सुथरा एक क्लियर व्यू आपने उसको देना है। आपके जो फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट का अपना एक प्रेजेंटेशन है, इनकम स्टेटमेंट की अपनी प्रेजेंटेशन है, कैश फ्लो की अपनी प्रेजेंटेशन। और जो स्टैंडर्ड कह रहा है कि आपने मिसाल कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो उसके जो 3 पार्ट्स हैं, तो स्टैंडर्ड ने कहा है कि आपने इस पार्ट को ऐसे-ऐसे लिखना है और दूसरे पार्ट को ऐसे लिखना है, तीसरे पार्ट को ऐसे करना है और चौथे में आपने उन सबको कंप्लीट कर लेना है, टोटल वैल्यू लेकर आनी है, तो वो आपने वैसे ही उसको प्रेज़ेंट करना है। फिर प्रेज़ेंटेशन का मतलब ये हो। दूसरा आपके पास है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मैंने बड़े वादे तौर पर कहा था कि ऐसी फर्म जिसको के लिक्विडेट होने के चांसेस ना हो, जो कि अभी आगे चलने के उसके चांसेस हैं कि हाँ भाई इसकी इतनी वर्थ है कि ये अभी आगे चलेगी, रन करेगी, इसके बंद होने के चांस नहीं है, ठीक है? उसको गोइंग कंसर्न कहते हैं। अक्रूवल बेसिस अकाउंट, देखिए अक्रूवल बेसिस वही होती है कि जैसे ही आपकी कोई ट्रांजेक्शन हो गई है तो आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है? ये आप आई कॉम के अंदर भी ये इनकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। कैश बेसिस भी होती है, अक्रूवल बेसिस भी होती है। 2 तरह के जो अकाउंटिंग की हमारी जो सिस्टम है, उसमें उन्होंने यहाँ पर ये बात की है कि जो अक्रूवल बेसिस के तहत हम लोग उसको करेंगे। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है कि जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन हुई है, आपने उसको रिकॉर्ड कर लें। मटेरियलिटी का मैंने आपको बताया था कि जो इम्पोर्टेंट नेचर की जो चीज़ है, इम्पोर्टेंट नेचर की जो चाहे आप उसको एसेट्स के हवाले से ले लें, क्वांटिटेटिव सेंस में ले लें, चाहे आप उसको क्वालिटेटिव सेंस में ले लें, तो वो आपकी मटेरियल देखिए। कंपैरिजन आई थिंक सहर आप कंपैरिजन के पूछ रही है कि जो आप 12 मंथ्स का कह रही है। देखिए, जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपकी बनती है ना नॉर्मली, वो आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर की ही, जो कि आपने टेस्ट भी करवानी होती है, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से भी करवानी होती है और एसएससीपी को भी सबमिट करवानी होती है, एफबीआर को भी आपने देनी होती है। तो ये सारी आपकी नॉर्मली तौर पर आपकी पूरे साल की ही होती है, पूरे फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जुलाई टू जून, ठीक है। अच्छा, लिक्विडिटी क्या होती है? अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड टू मीट द डिपॉजिट विड्रॉल, ठीक है। एंड अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट, जितनी आपकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं उनको अगर आप पूरा करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। उसमें सॉल्वेंसी क्या है? एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, जितनी ज्यादा आपके एसेट्स ज्यादा होंगे लायबिलिटीज से, ठीक है, तो वो सॉल्वेंसी कहलाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है रिस्क एसोसिएटेड विद बैंक। देखिए, सबसे पहले तो जब भी जो सबसे बड़ा रिस्क है वो क्या है? क्रेडिट रिस्क है। किसी को कैश दे देना, शायद तबीयत बंदे की खराब ना हो वैसे। अच्छा जी, किसी को पैसा दे देना, ये मैं कह रहा था कि वो वैसे ही इतना बड़ा रिस्क है कि पता नहीं वो आपको पैसे है या नहीं मिलते। तो बैंक के सबसे बड़ा रिस्क हो गया, वो क्या हो गया? हमारा क्रेडिट रिस्क हो गया। करेंसी रिस्क, ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो आपकी करेंसी के जो आजकल
लेवल चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आपने डॉलर्स के अंदर अगर आपने कोई ट्रेड की है और आप पास रखा हो स्थानीय रूप, क्या होगा कि आपको मुसलसल लॉस जाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क है, ये मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली क्या होता है, हर 3 महीने बाद स्टेट बैंक क्या कर रहा होता है कि अपने जो फाइनेंशियल पॉलिसी है उसको इशू कर रहा होता है और उस पर इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहा होता है। कभी वो 10% करेगा, कभी 11, कभी 12, कभी 13, 14, आज हमें 13 पॉइंट। तो इंटरेस्ट रेट का जो फ्लक्चुएशन है उस पर बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करता है बैंक्स को लॉस हो। मिसाल के तौर पर अगर स्टेट बैंक ने उसको कम कर दिया या ज्यादा कर दिया तो क्या होगा कि बैंक को उसके हिसाब से ही डील करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो भी ट्रांजेक्शन उसकी हो गई है, जो कि उसने कमिटमेंट्स कर ली है, जाहिर बात है उसको अपने कमिटमेंट्स को भी पूरा करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क रह जाता है।